12 जून 2025 की सुबह लंदन की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। पोलो ग्राउंड पर हर आवाज, हर तालियां और हर निगाह बस एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, संजय कपूर। घोड़े पर बैठा वो शख्स किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, जैसे आज का दिन उसी का हो। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में वो चमक जो शायद किसी को फर्श से अर्श तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही उसने अचानक घोड़ा रोका और सिर पर हाथ रखा, एक पल में सब कुछ बदल गया। जमीन पर गिरते ही वो पल ठहर गया। जो शख्स जीत के लिए दौड़ रहा था वो अब जिंदगी से हार रहा था। डॉक्टर्स ने कहा मधुमक्खी के डंक से सांस नली सूज गई थी और उसी से हार्ट अरेस्ट हुआ। लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था या किसी लंबे दर्द का अचानक किया गया शांत समर्पण? एक हफ्ते बाद जब एक पुराना दोस्त उनके फ्लैट से कुछ जरूरी सामान समेटने गया तो उसे एक धूल भरी साधारण सी डायरी मिली। पहली नजर में वो किसी पुराने लेखक की अधूरी किताब जैसी लगती थी, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो हर शब्द जैसे किसी चीख का दस्तावेज बन गया। हर पन्ना जैसे अंदर टूटे हुए किसी इंसान की तस्वीर खींचता था। उसमें वो बातें थीं जो संजय ने कभी कैमरों के सामने नहीं कही थी। वो सवाल थे जो किसी इंटरव्यू में नहीं पूछे गए थे। ये डायरी कोई सजावटी याद नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक कुंठित आत्मा की चुप आहट। इस डायरी के भीतर संजय की तन्हाई बूंद बूंद टपकती है। हर रोज उन्होंने लिखा जैसे अपनी ही परछाई से बात कर रहे हों। कुछ सवाल पूछे और खुद से ही जवाब मांगे। और जिन दो नामों की सबसे ज्यादा गूंज थी वो थे करिश्मा और प्रिया। एक वो रिश्ता जो सच्चा था पर टूट गया, और दूसरा वो जो बना तो लेकिन आत्मा को निगलता गया। इन दो नामों के बीच एक दिल झूलता रहा, टूटा, छूटा और फिर धड़कता रहा, जैसे किसी ने उसे पिघलाकर फिर से ढालने की कोशिश की, पर उस धातु की चमक अब वैसी नहीं रही थी। उसने लिखा, मैंने उस औरत को खो दिया जो मेरा घर थी, और चुना उस औरत को जो एक होटल की तरह थी, चमकदार लेकिन किराए की। ये लाइन सिर्फ पछतावे की नहीं, एक पूरी जिंदगी की भटकी हुई दिशा की कहानी थी। करिश्मा जो उसके लिए कभी एक ठहराव थी, अब यादों में एक मुकम्मल खामोशी बन चुकी थी। वो औरत जिसने उसकी गलतियों को समय दिया, समझा, माफ किया, लेकिन जब उसकी आंखों ने सच देख लिया तो बिना किसी ड्रामा के सिर्फ दरवाजा बंद कर दिया। यह संजय के लिए उस दिन से भी बड़ा झटका था जिस दिन वो कोर्ट गया था। करिश्मा की खामोशी में जितनी ताकत थी उतनी ही शिद्दत से संजय की आत्मा चिटकती चली गई। वो हर लाइन में यह नहीं लिख रहा था कि करिश्मा क्या थी, बल्कि यह भी लिख रहा था कि वो खुद क्या नहीं बन सका। डायरी के और भी कई हिस्सों में प्रिया का नाम सामने आता है, लेकिन एक उलझन, एक झिझक और एक बेमन के भाव के साथ। शुरुआत में उसने प्रिया को लेकर अपनी बेचैनी को नई शुरुआत कहा, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे शब्दों की लय बदलती गई और वो नई शुरुआत धीरे धीरे गलत मोड़ में बदल गई। संजय ने लिखा, मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगी, मुझे वो सुकून देगी जो करिश्मा के जाने से छिन गया था, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं उस औरत के साथ नहीं बल्कि अपने नुकसान के भ्रम के साथ जी रहा था। प्रिया का आकर्षण बाहरी था, व्यवहार पर आधारित था, लेकिन उसमें आत्मा का संवाद नहीं था। और जब संजय को यह एहसास हुआ तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका था। 2014 का साल जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी स्थायी दीवार ढहने का साल बन गया। करिश्मा ने तलाक फाइल किया, लेकिन किसी तूफानी बहस या घरेलू लड़ाई के बाद नहीं। संजय ने लिखा, मैंने झूठ बोला और वो सब समझ गई। उसने न शोर किया, न चिल्लाई, न रोई, बस देखा और सब समझ गई। और फिर एक दिन दरवाजा बंद कर दिया बिना कोई सफाई मांगे। उस चुप्पी में एक पत्नी नहीं, एक थकी हुई आत्मा थी जिसने अंततः खुद को उस रिश्ते से आजाद कर दिया था। और यही वो पल था जब संजय ने पहली बार महसूस किया कि गलती करना जितना आसान होता है, उसे समझना और भोगना उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। संजय की डायरी में सबसे भावुक और गहरे हिस्से वे हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम लिखे, समायरा और कियान। दो नाम, दो चेहरे, दो रोशनियां, जिनसे वो दूर हो गए थे, लेकिन जिनसे उनका दिल कभी जुदा नहीं हुआ। मैं हर बर्थडे, हर स्कूल फंक्शन में था अपनी खिड़की से। इस एक वाक्य में एक पिता की विवशता, अधूरी उपस्थिति और टूटती उम्मीदें छिपी हैं। वो शारीरिक रूप से भले ही वहां न होता, लेकिन उसकी आत्मा हर उस लम्हे में शामिल होती थी जहां उसका बेटा कोई पुरस्कार जीत रहा होता या बेटी स्टेज पर मुस्कुरा रही होती। उन्होंने ये भी लिखा कि जब बच्चे उसकी ओर देखे बिना निकल जाते थे तब वो दीवारों से ज्यादा खुद में सिमट जाते थे। फिर भी वो हार नहीं मानते थे। वो गिफ्ट भेजते थे, मैसेज ड्राफ्ट करते थे जिन्हें कभी भेज नहीं पाए, और बच्चों के पुराने स्कूल ड्राइंग संभाल कर रखते थे जैसे हर टुकड़ा उन्हें जीने का एक बहाना देता हो। जब उन्होंने प्रिया की असलियत को टुकड़ों में समझा तब तक बहुत कुछ बिखर चुका था। एक कॉल रिकॉर्डिंग, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। उस कॉल में प्रिया अपने किसी जानने वाले से संजय को लेकर मजाक कर रही थी। वो बात एक तीर बनकर दिल में चुभी। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी परछाई तक नहीं थी। इस लाइन में संजय की सबसे गहरी पीड़ा है। जो इंसान साथ रहता है वो अगर तुम्हारे अस्तित्व की छाया भी ना हो तो साथ का कोई अर्थ नहीं बचता। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ साथ सोने से नहीं बनते, वो आत्मा की संगत से बनते हैं,
और यहां आत्मा का हर कनेक्शन झूठा निकला। इसके बाद शुरू हुआ 2 साल का लंबा थका देने वाला सन्नाटा, जिसमें ना तो शोर था न किसी उम्मीद की हलचल। एक ऐसा दौर जिसमें संजय सिर्फ सांस ले रहे थे, जी नहीं रहे थे। करिश्मा से अलग होकर मैंने सिर्फ प्यार नहीं, अपनी आत्मा भी खो दी थी। यह लाइन किसी कविता की तरह नहीं, बल्कि उस एक इंसान के टूटने की सच्चाई थी। उन्होंने लिखा कि वो रोज सुबह उठते, लेकिन किसी उद्देश्य के बिना। घर में सब था, पैसा, शोहरत, सुविधा, लेकिन सुकून नहीं था। ये 2 साल ऐसे थे जब उन्होंने खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म होते हुए महसूस किया, और उन्हें समझ में आने लगा कि असली मौत शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। एक रात थी जो कभी पूरी नहीं हुई। संजय अपनी कार में बैठे थे, करिश्मा के घर के सामने। बाहर सड़क पर सन्नाटा था और अंदर उनके दिल में भी। उन्होंने न हॉर्न बजाया, न कॉल किया, न मैसेज भेजा। बस खामोशी के साथ उस दरवाजे को देखते रहे जो कभी उनका घर हुआ करता था। वो सोचते रहे, क्या अगर माफी मांग लूं तो क्या दरवाजा फिर से खुलेगा? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद डर था कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो बची हुई उम्मीद भी मर जाएगी। उस कार की सीट पर बैठा आदमी एक सुपरस्टार नहीं था, एक कारोबारी नहीं था। वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था जो खुद से ही सवाल पूछ रहा था और जवाब से डर रहा था। डायरी में उन्होंने बच्चों के लिए जो पन्ने छोड़े वो सिर्फ भावनात्मक नहीं थे, वो कानूनी सुरक्षा कवच भी थे। उन्होंने लिखा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसा सिर्फ बच्चों का है। प्रिया अगर कोई दावा करे तो केस करना। ये केवल एक पिता का प्यार नहीं था, ये उसके डर का भी दस्तावेज था कि कहीं जो कुछ बचा है वो भी लूट न लिया जाए। बच्चों के लिए उसने जो नहीं कर पाया, शायद उसकी भरपाई वो अब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके करना चाहता था। ये एक पिता की अंतिम कोशिश थी कि वो कम से कम उनकी आर्थिक ढाल बन सके, भले ही जीवन में उनका भावनात्मक सहारा न बन सका। और जैसे जैसे ये पन्ने पलटते हैं, एक और दर्द उभरता है, आत्मविश्वास का टूटना। संजय ने खुद को बार बार दोषी ठहराया। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में भी मैं हार गया। ये आत्मस्वीकृति नहीं थी, ये आत्मघात था शब्दों के जरिए। उन्होंने लिखा कि जब वो शीशे में खुद को देखते थे तो पहचान नहीं पाते थे। मैंने सबको खो दिया और अब मैं खुद को भी नहीं पहचानता। ये शब्द सिर्फ किसी इंसान की टूटन नहीं, बल्कि उसकी पहचान के विस्मरण की गवाही है। जब एक इंसान खुद से ही अपरिचित हो जाए तब दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं बचता। करिश्मा, अगर कभी ये डायरी पढ़ो, ये वाक्य जैसे किसी बंद कमरे से आई धीमी पुकार थी। संजय की ये पंक्तियां माफी नहीं मांग रही थी, बल्कि खुद को सजा सुना रही थी। उन्होंने लिखा, शायद तुमने सही किया, लेकिन मैं अब भी गलतियों का बोझ लिए जी रहा हूं। यह उस इंसान की भाषा थी जिसने जान लिया था कि अब माफी का कोई औपचारिक मूल्य नहीं रहा, लेकिन भावनात्मक रूप से वो एक एक पल उसी अपराध बोध में जिंदा था। हर शब्द एक अधूरी चिट्ठी था जो कभी भेजी ही नहीं गई, लेकिन लिखी गई कई बार, बार बार, हर उस रात जब नींद आने से इनकार कर देती थी। संजय जानता था कि करिश्मा कभी लौटेगी नहीं, लेकिन यह लिखना जैसे उसके भीतर की राख को हवा देने जैसा था, ताकि कोई सुलगती चिंगारी फिर से उसे इंसान बना सके। यह तस्वीर एक छोटी सी घिसी हुई लेकिन दिल से चिपकी हुई तस्वीर, करिश्मा और बच्चों की। उन्होंने उसे वॉलेट में रखा था, जैसे किसी टूटे रिश्ते की मूर्ति। संजय ने लिखा, यह तस्वीर मेरी असल जिंदगी है, बाकी सब सिर्फ एक एक्टिंग। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने मुस्कुराता था, महंगे कपड़े पहनता था, कैमरों के सामने परफेक्ट लगता था, लेकिन उसकी असल दुनिया एक तस्वीर में सिमट चुकी थी। उस तस्वीर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई पब्लिक रिलेशन नहीं था, बस सच्चाई थी। वो पल जब जिंदगी में अभिनय नहीं, अपनापन होता था। फिर आया सबसे बड़ा, कड़वा, सबसे स्पष्ट स्वीकार। प्रिया के साथ मैं कानूनी रूप से पति हूं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं था। करिश्मा के साथ मैं शायद पति नहीं रहा, लेकिन दिल से अब भी वही हूं। यह कोई शेर या कविता नहीं थी, यह एक इंसान की आखिरी गवाही थी। संजय ने अपने रिश्तों को 2 अदालतों में तौला, एक जो कानून की थी और एक जो आत्मा की, और इस तुलना में कानून हार गया। उसने साफ कहा कि जिस रिश्ते में नाम था उसमें भाव नहीं था, और जिस रिश्ते में भाव था वहां अब नाम नहीं बचा। यह टकराव शायद उस हर इंसान का सच है जो किसी एक गलती से अपनी पूरी दुनिया खो देता है और फिर सारी उम्र अपने फैसलों की सजा खुद ही काटता है। प्रिया के बारे में संजय के शब्दों में एक कड़वाहट थी जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। उन्होंने लिखा, वो समाज में बिजनेस विमन थी, लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक हिसाब की किताब। यह लाइन किसी तल्ख मजाक की तरह नहीं, बल्कि ठोस यथार्थ की तरह लगती है। संजय ने महसूस किया कि प्रिया के पास 2 चेहरे थे, एक जो दुनिया को दिखाने के लिए था, कॉन्फिडेंस से भरी, महत्वाकांक्षी, सोशल नेटवर्किंग में माहिर, और दूसरा चेहरा जो घर के भीतर था, भावनाहीन, मूक और हर बात को लाभ हानि की निगाह से देखने वाला। उनके रिश्ते में संवाद नहीं था, सिर्फ लेन देन का संतुलन था। यह वो रिश्ता था जो दिखावे की बुनियाद पर खड़ा था, और संजय उस इमारत में हर दिन दम घोंट कर जी रहे थे। उन्होंने लिखा, मैं उसके साथ सोता था, लेकिन हर सुबह ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बिजनेस डील से उठ रहा हूं। ये शब्द रिश्ते के सबसे भीषण विघटन की पुष्टि करते हैं, जब प्यार जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाता है।
संजय की डायरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें सवाल कम होते जाते हैं और एक थकान सी हावी होती जाती है। अब मैं थक गया हूं। ये वाक्य पढ़ते ही किसी युद्ध के बाद मैदान में पड़े एक सिपाही की छवि मन में बनती है। वो रोज उठते थे, अपने ही सवालों से लड़ते थे। क्यों हुआ, कहां चूका, क्या सुधारा जा सकता था, और फिर थक कर सो जाते थे बिना जवाब के। उन्होंने लिखा, अब कुछ नहीं चाहिए, बस शांति। ये शांति किसी छुट्टी की तलाश नहीं थी, ये आत्मा की तड़प थी जो लगातार खुद से लड़ती आई थी और अब हार मान चुकी थी। शांति अब उनके लिए लक्ष्य नहीं, राहत बन चुकी थी। और अंततः वो वाक्य जो एक आत्महत्या की चिट्ठी सा लगता है। मौत अब डर नहीं देती, जो कुछ अंदर से मर चुका है। उसके बाद शरीर की मौत कुछ नहीं। इस एक वाक्य में एक आदमी की पूरी टूटन समाई है। जब किसी का विश्वास, प्रेम, आत्मा और उम्मीद सब खत्म हो जाए, तब मौत का एक अंत नहीं, एक समाधान बन जाती है। यह कोई डरावनी सोच नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी, बेहद संवेदनशील सच्चाई है कि जब इंसान अपने भीतर मर जाता है, तब उसे बचाने के लिए कोई डॉक्टर, कोई दोस्त, कोई दुनिया काफी नहीं होती। संजय का वो दोस्त जिसने उस डायरी को सबसे पहले पढ़ा, उसकी गवाही किसी दस्तावेज से कम नहीं थी। उसने कहा, मैंने उसे कभी इतना टूटे हुए नहीं देखा था, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता था। ये मुस्कान दर्द की सबसे गहरी परत होती है, जो दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं, खुद को झूठा दिलासा देने के लिए ओढ़ी जाती है। उसने कहा कि संजय एक जिंदा इंसान की खामोश लाश बन चुके थे। ये शब्द उन हजारों लोगों पर लागू होते हैं जो हर दिन दूसरों के सामने मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली होते हैं। उनकी आंखों में रोशनी होती है, लेकिन आत्मा में अंधेरा होता है। संजय की जिंदगी बाहरी तौर पर चमकीली थी, लेकिन भीतर वो रोज मर रहा था, बगैर किसी मातम के। करिश्मा की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम की सबसे प्रभावशाली आवाज थी। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई सफाई नहीं दी, लेकिन जब कैमरे उनकी तरफ मुड़े तो उनकी आंखों में जो सूनापन था, वो पूरी कहानी कह गया। वो महिला जिसने जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई झेली थी, अब उसे खो चुकी थी। जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा चाहा था, अपनों के सामने वो खुलकर नहीं रोई, लेकिन उनकी हर चुप्पी, हर लंबी सांस एक टूटे हुए रिश्ते की चीख थी। उनकी खामोशी संजय की डायरी की सबसे सच्ची गवाह बन गई। सोशल मीडिया पर जैसे एक सैलाब उमड़ पड़ा। लोग करिश्मा के लिए लिख रहे थे, वो औरत जिसने सब कुछ सहा लेकिन कभी खुद को शिकार नहीं दिखाया। उनके लिए ये समर्थन केवल सहानुभूति नहीं था, ये उस दृढ़ता की पहचान थी जो उन्होंने हर मुश्किल में दिखाई। वहीं दूसरी ओर संजय के लिए भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आई। वो मरा नहीं, उसे मारा गया, भावनाओं से, अकेलेपन से। ये एक सामाजिक स्वीकार था कि कभी कभी मौत दिल के अंदर शुरू होती है और शरीर तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। लोग समझने लगे थे कि रिश्तों की गलतियां सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, पर सजा अक्सर अकेले ही भुगतनी पड़ती है। जब संजय की डायरी सामने आई तो समाज ने उस पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार सवाल करिश्मा या संजय पर नहीं, बल्कि प्रिया पर उठे। लोग कहने लगे, क्या यह केवल भावनात्मक अत्याचार था या फिर यह मानसिक हत्या थी? क्या किसी को रोज रोज मानसिक रूप से तोड़ना, उसे अकेला छोड़ देना, उसकी आत्मा की धीमी मृत्यु का कारण नहीं होता? कुछ आवाजें साफ कह रही थी, अगर शारीरिक हिंसा के लिए केस हो सकता है तो मानसिक हिंसा पर क्यों नहीं? यह मामला अब एक टूटे हुए रिश्ते का नहीं रहा था, यह समाज की उस खामोश क्रूरता का प्रतिबिंब बन गया था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। डायरी अब सिर्फ एक व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति नहीं थी, यह एक दस्तावेज बन चुकी थी। लेकिन फिर सवाल उठे, क्या इसे कोर्ट में सबूत माना जा सकता है? क्या शब्दों में दर्ज की गई पीड़ा एक कानूनी प्रणाली के लिए पर्याप्त है? बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि यह डायरी एक मृत व्यक्ति की अंतिम गवाही है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। और यही आकर समाज और न्याय के बीच की खाई नजर आने लगी कि जो बातें दिल में दर्ज हैं वो अदालत में अक्सर अनकही रह जाती हैं। यही वजह थी कि लोग पूछ रहे थे, क्या सच्चाई अगर शब्दों में दर्ज हो तो क्या वो कानून बन सकती है? और फिर डायरी के वो आखिरी पन्ने जहां शब्दों के साथ आंसू भी सूख चुके थे। संजय ने लिखा, अगर दोबारा जन्म लूं तो वही जिंदगी फिर से जीना चाहूंगा, लेकिन इस बार करिश्मा को कभी मत छोड़ूंगा। यह लाइन कोई कल्पना नहीं थी, यह एक आत्मा की अंतिम पुकार थी। उसने जिंदगी से एक आखिरी गुजारिश की थी कि शायद किसी अगले जन्म में वो अपनी गलती सुधार पाए, किसी मोड़ पर फिर से वही सही रास्ता चुन सके। इस वाक्य में पश्चाताप भी था, प्रेम भी था और एक उम्मीद भी, जो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद किसी और जन्म में मौका मिले। यही वो भावना है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण से नहीं, कहीं ऊपर ले जाती है। यह आत्मा की गहराई से निकली एक अधूरी इच्छा की गूंज थी। संजय की अंतिम इच्छा किसी बड़े इंसान की आखिरी वसीयत जैसी नहीं थी, वो एक टूटे हुए दिल से विनम्र गुजारिश थी। उन्होंने लिखा, मेरी अंत्येष्टि सादगी से हो। बच्चों को जब ये डायरी दी जाए तो कहना कि मैं सिर्फ एक गलती करने वाला इंसान था, पर उनसे सच्चा प्यार करता था। ये शब्द किसी आत्मग्लानि की घोषणा नहीं, बल्कि एक कोशिश थी कि मौत के बाद भी उनके बच्चों को यह पता चले कि उनके पिता ने चाहे जितनी भी गलतियां की हों, पर उनका प्यार कभी झूठा नहीं था। यह अंतिम वाक्य एक पिता की आत्मा की वो थरथराती पुकार थी जो अपने बच्चों के दिल में हमेशा जिंदा रहना चाहता है, आदर्श बनकर नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में। करिश्मा और संजय की कहानी वैधानिक रूप से भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी डायरी में हर पन्ने पर वो रिश्ता सांस लेता रहा। यह रिश्ता अब किसी शादी के कागज या तलाक की मोहर पर निर्भर नहीं था, यह आत्मा में दर्ज हो चुका था। डायरी ने उस कहानी को जिंदा रखा जो समाज की नजरों में खत्म हो गई थी, लेकिन संजय के मन में हर दिन फिर से शुरू होती है।
उन्होंने करिश्मा के लिए जो महसूस किया वो सिर्फ एक बीती प्रेम कहानी नहीं था, वो जीवन के सच्चे पल थे जिन्हें वो कभी भी भुला नहीं पाई। और इस तरह उनका रिश्ता खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ। वो एक भावना बनकर जीवित रहा, एक ऐसी कड़ी जिसने संजय को अपनी आखिरी सांस तक बांधे रखा। क्या होता अगर? इन 3 शब्दों से ज्यादा खतरनाक कोई सवाल नहीं होता। ये वो सवाल है जो वक्त गुजरने के बाद ही आता है और हमेशा देर से आता है। संजय ने सोचा, क्या होता अगर करिश्मा ने एक और मौका दिया होता, या मैंने पहले ही सच बोल दिया होता। शायद कुछ बच सकता था, शायद एक परिवार बिखरने से बच जाता, शायद एक इंसान जो अंदर से मर गया था वो दोबारा जीना सीख लेता। लेकिन अब ये सवाल सिर्फ दिल में गूंजते हैं, जवाब कहीं नहीं है। जो बचा है वो सिर्फ अफसोस है, एक अधूरी माफी, एक खोया हुआ रिश्ता और बहुत सारे काश। क्या ये सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी है, या एक मानसिक युद्ध जो सालों तक बिना आवाज के लड़ा गया? क्या करिश्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सहकर भी कभी खुद को पीड़िता कहने की कोशिश नहीं की? और क्या संजय को सिर्फ गलत पति कहकर छोड़ देना चाहिए, या फिर एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए जो अपने भीतर घुटते घुटते बिखर गया? ये सवाल अब दर्शकों से है, क्योंकि हर रिश्ता समाज के बीच जाता है और उसका मूल्यांकन भी वही करता है। क्या हम इन घटनाओं को बस एक निजी मामला कहकर भुला सकते हैं, या हमें स्वीकार करना होगा कि मानसिक क्रूरता एक खतरनाक हथियार है जो किसी को धीरे धीरे खत्म कर देता है बिना खून बहाए? यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो रिश्तों को कानूनी कागजों की तरह देखते हैं लेकिन भावनाओं के हिसाब से नहीं जीते। संजय की मौत ने यह साबित किया कि कोई रिश्ता कागज पर खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी परछाई जिंदगी की दीवारों पर सालों तक रहती है। जो लोग सोचते हैं कि गलतियों को छुपाया जा सकता है या भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है, उन्हें यह कहानी याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब एक आत्मा टूटती है तो उसकी आवाज किसी डायरी में बंद हो जाती है और फिर वो डायरी समाज को आईना दिखा देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने किसी दोस्त या उस परिवारजन तक जरूर पहुंचाइए जो कभी चुपचाप टूट रहा हो, या हो सकता है ये कहानी उसका दर्द कम कर दे, उसे ये एहसास दिला दे कि वो अकेला नहीं है। हम सब में कहीं ना कहीं एक संजय छिपा होता है जो बाहर से मुस्कुराता है पर अंदर से चुपचाप चीख रहा होता है। और अगर आप वो इंसान है जो किसी करिश्मा जैसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने सब सहकर भी चुप्पी ओढ़ ली हो, तो उनके लिए आवाज बनिए। कमेंट करके बताएं, क्या संजय की डायरी सिर्फ शब्दों से भरी थी या एक अधूरी चीख से?